तो दोस्तों, आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। अब सोचो, सुबह उठते ही तुम ब्रश करते हो। ब्रश किससे बना? प्लास्टिक से। प्लास्टिक कहां से आया? पेट्रोलियम से। फिर स्कूल जाते हो ना, नोटबुक किससे बनी? पेपर से। और पेपर कहां से आया? ट्री से। फिर बस या कार से ट्रैवल तो करते होगे ना, फ्यूल कहां से आया? पेट्रोलियम से। घर जाते हो ना, पंखा चलता है, लाइट जलती है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? कोल, वाटर, विंड या फिर सनलाइट। तो मतलब सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम हर सेकंड नेचर पे डिपेंड करते हैं, और इसी वजह से ये चैप्टर हमें इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताता है। तो चलो भाई, नेचुरल रिसोर्सेज आखिर कब बनती हैं? सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये ट्री जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या ये एक नेचुरल रिसोर्स है? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो आंसर तुम्हारा हाफ करेक्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जंगल में खड़ा हुआ एक ट्री सिर्फ नेचर का पार्ट है, लेकिन जैसे ही उस ट्री के वुड से टेबल, चेयर, पेंसिल या फर्नीचर बनाया जाता है, वही ट्री एक नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। यानी कि नेचर की कोई भी चीज जब ह्यूमंस के काम आने लगती है तब हम उसे नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। हर नेचुरल चीज रिसोर्स बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्यों? मान लो समुद्र के बीचों बीच कहीं पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास वहां तक पहुंचने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या हम उसका कोई यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर किसी सेक्रेड फॉरेस्ट में ऐसी ट्रीज हैं जिन्हें कल्चर या ट्रेडिशंस की वजह से काटना मना है, तो ट्रीज तो वहां है लेकिन उनका यूज अलाउड नहीं है। इसीलिए किसी भी चीज को रिसोर्स तभी माना जाएगा जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसे निकालने का खर्चा रीजनेबल होना चाहिए और सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करती हो, तब जाके किसी चीज को कहा जाता है रिसोर्स। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स की। अगर मैं तुमसे बोलूं कि नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? वाटर, एयर, कोल, पेट्रोलियम, ट्रीज, गोल्ड, आयरन, सनलाइट। यही सब ना, लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ताकि उन्हें समझना और याद रखना हमारे लिए इजी हो जाए। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इन्हें उन कैटेगरी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, और यहां सिर्फ 3 कैटेगरीज अपने को याद रखनी है। पहला, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। नाम से ही बड़ा क्लियर है, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले एयर, हम 1 मिनट भी बिना ऑक्सीजन के नहीं सरवाइव कर सकते। सेकंड, वाटर, पानी पीना हो, फार्मिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, हर जगह पानी चाहिए। और तीसरा है दोस्तों फूड, जो हमें सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, लेकिन आज तक कोई इंसान ऑक्सीजन या फ्रेश वाटर को फैक्ट्री में नहीं बना पाया है। इसीलिए रिसोर्सेज सबसे प्रेशियस होते हैं। दूसरी कैटेगरी, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। अब सोचो, तुम जिस डेस्क पर बैठे हो वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। मोबाइल में मेटल कहां से आया? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। घर की फ्लोरिंग मार्बल से, नोटबुक पेपर से, कपड़े कॉटन से। यानी कि नेचर हमें रॉ मटेरियल्स देती है और ह्यूमंस उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके हजारों यूजफुल चीजें बना देते हैं। इसी कैटेगरी को अपन बोलते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। एक वुडन लॉग यानी कि लकड़ी का जो पीस होता है ना, जंगल में पड़ा हो तो वो सिर्फ लकड़ी है, लेकिन वही लकड़ी जब स्कूल की बेंच बन जाए या किसी आर्टिस्ट के हाथ में स्कल्पचर बन जाए, तब उसकी वैल्यू और यूज दोनों बढ़ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। अब एक सिंपल सा सवाल है, अगर कल सुबह पूरी दुनिया की बिजली खत्म हो जाए, कितनी देर सरवाइव कर पाओगे? ना पंखा चलेगा, ना एसी, ना चार्ज होगा फोन, ना इंटरनेट होगा, ना मेट्रो होगी, ना फैक्ट्री होगी। मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट रुक ही जाएगी। इसीलिए एनर्जी को मॉडर्न लाइफ की बैकबोन कहा जाता है, और ये एनर्जी हमें नेचर से ही मिलती है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पेट्रोलियम से व्हीकल्स चलते हैं, नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और आज के टाइम पर सनलाइट, विंड, पानी बहता हुआ और क्लीन एनर्जी जनरेट करी जा रही है इन सब से। तो बस इतना याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज को उनके यूज के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लाइफ के लिए, मटेरियल्स बनाने के लिए और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अब आता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में एक सिंपल सा
डिफरेंस आता है। तो भाई सोचो, तुम्हारे पास दो पिगी बैंक है ना, गुल्लक। पहले पिगी बैंक में कुछ जादू है, जितने पैसे तुम उसमें निकालते हो कुछ टाइम बाद उतने ही पैसे उसमें वापस आ जाते हैं। और दूसरा पिगी बैंक आपका नॉर्मल है, जितने पैसे डालोगे उतने ही रहेंगे, एक बार खत्म तो मामला खत्म। नेचर भी दोस्तों हमारा कुछ ऐसे ही है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो टाइम के साथ दोबारा बन जाते हैं, वहीं कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसी बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला, रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जो नेचर दोबारा रिस्टोर और रीजेनरेट कर सकता है, जैसे सनलाइट, विंड, बहता हुआ पानी, फॉरेस्ट। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। मान लो एक जंगल है जहां हर साल 100 नए ट्रीज उगते हैं और ह्यूमंस उसी फॉरेस्ट से हर साल 80 ट्रीज काट रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन नेचर उन ट्रीज को दोबारा तो रीग्रो कर देगा, लेकिन अगर हम हर साल 500 ट्रीज काटने लगे तो क्या होगा? तो फॉरेस्ट को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसी वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म होने लगेंगे। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तब तक ही रिन्यूएबल रहते हैं जब तक हम नेचर की रीजनरेशन स्पीड से ज्यादा उनका यूज न करें। इसी कॉन्सेप्ट को रिस्टोरेशन और रीजनरेशन के नाम से एक्सप्लेन किया गया है। नेचर हमेशा खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है। जैसे तुम्हारे हाथ पर अगर छोटा सा कट लग जाए तो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता ना, वैसे ही अगर किसी जंगल में कोई पेड़ गिर जाए तो इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगाई उसे डीकंपोज कर देते हैं, वो सॉइल का पार्ट बन जाता है। उसी फर्टाइल सॉइल से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। यानी कि नेचर में ऑलमोस्ट हर चीज एक साइकिल में चलती है और इसी वजह से नेचर को दुनिया का बेस्ट रिसाइकलर भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब ह्यूमंस नेचर की स्पीड से ज्यादा उसे यूज करने लगते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी देती है। पहले गांव में फिशिंग भी लिमिट करते थे। ब्रीडिंग सीजन के टाइम फिशिंग को रोक ही दिया जाता था ताकि फिशेस की पॉपुलेशन जो है दोबारा बढ़ सके। लेकिन जैसे जैसे कमर्शियल फार्मिंग बढ़ी, लोगों ने ओवर फिशिंग करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? आज टूना जैसे इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। यानी कि प्रॉब्लम रिसोर्स में थी ही नहीं, प्रॉब्लम उसके ओवर यूज में थी। अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो दोबारा जल्दी बन ही नहीं सकते? उन्हें कहते हैं भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जो नेचर हमें इतनी इजीली वापस नहीं दे सकती। इन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये वो रिसोर्स होते हैं जो बनने में लाखों या करोड़ों साल लग जाते हैं और हम उन्हें कुछ ही सालों या कुछ डेकेड्स में खत्म कर देते हैं। एग्जांपल के लिए कोयल यानी कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब सोचो 1 लीटर पेट्रोल बनने में नेचर को करोड़ों साल लगे और हम उसे सिर्फ आधे घंटे की बाइक राइड में खत्म कर देते हैं। तब समझ आता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। इसीलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जुडिशियसली यानी कि बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, इंडिया के पास कोल रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है कि अगर हम इसी स्पीड से कोयले को यूज करते रहे तो ये रिजर्व्स केवल और केवल अगले 50 साल चल पाएंगे बस। इसी वजह से दुनिया धीरे धीरे सोलर, विंड या फिर अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट करती जा रही है। अब बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह इक्वल क्यों नहीं होते। देखो भैया, इंडिया में पेट्रोलियम असम और गुजरात में ही ज्यादा क्यों मिलता है? कोल झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा क्यों मिलता है? राजस्थान मार्बल के लिए फेमस क्यों है और गोवा आयरन ओर के लिए? रीजन बहुत सिंपल है भैया, नेचर किसी मैप को फॉलो नहीं करता। उसे ना स्टेट्स पता है ना कंट्रीज पता है। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कहीं जंगल ज्यादा है, कहीं फर्टाइल सॉइल, कहीं मिनरल्स और कहीं पानी की शॉर्टेज है। और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का इंपैक्ट सिर्फ ज्योग्राफी पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। अब सोचो, जहां कोल मिलेगा वहां थर्मल पावर प्लांट्स लगेंगे, जहां आयरन ओर मिलेगा वहां स्टील की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी और जहां इंडस्ट्रीज आएंगी वहां जॉब्स आएंगी, रोड्स बनेंगी, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनेंगे और धीरे धीरे पूरा सिटी डेवलप हो जाएगा। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ नेचर को नहीं पूरी इकोनॉमी को भी शेप करते हैं। लेकिन हर स्टोरी का एक दूसरा साइड भी होता है। कई बार इंडस्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, कई बार विलेजेस को शिफ्ट कर दिया जाता है और कई बार लोकल लोगों के सेक्रेड प्लेसेस भी अफेक्ट होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की। अगर किसी कंट्री के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हों तो क्या वो ऑटोमेटिकली रिच बन जाएगी? ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया हाँ, लेकिन आंसर है ना।
और ये चैप्टर की सबसे मजेदार बात भी है। देखो एग्जांपल के लिए देखो, मान लो किसी कंट्री के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल है, लेकिन उसके पास ऑयल की रिफाइनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो सिर्फ क्रूड ऑयल यानी कि रॉ क्रूड ऑयल को दूसरे कंट्रीज को बेच देगी। अब वही दूसरी कंट्री क्रूड ऑयल को रिफाइन करेगी, पेट्रोल, डीजल और अलग प्रोडक्ट्स बनाएगी और उन्हें बहुत ज्यादा प्राइस पर वापस बेच देगी। प्रॉफिट किसने कमाया? भैया जिसने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। इसी सिचुएशन को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं रिसोर्स कट्स, यानी कि रिसोर्स होना इनफ नहीं होता, उन रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। इंडिया ने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक अवॉइड किया है। हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी पर काम किया और रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ाई। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब तक हमने ये समझ लिया कि नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। लेकिन ये चैप्टर हमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी समझाता है कि उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट को एक वर्ड में बोला गया है, स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप का सिंपल मतलब है नेचर का ओनर बनकर नहीं, उसका केयर टेकर बनकर रहना। यानी कि नेचर ने जो रिसोर्सेज हमें दिए हैं उन्हें सिर्फ अपने लिए यूज मत करो भैया, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा कर रखो। और अनफॉर्चुनेटली आज हम एग्जैक्टली इसका उल्टा कर रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए हमें इस बुक में इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी मिलते हैं, जैसे कि पंजाब की केस स्टडी। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसे इंडिया की ग्रैनरी यानी कि अनाज का भंडार भी कहा जाता था। 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जहां पे नई हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट यानी गेहूं और पैडी इंट्रोड्यूस की गई। अब रिजल्ट क्या हुआ? फ्रूट प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि इंडिया धीरे धीरे फूड सफिशिएंट बन गया। सुनने में तो सब परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये जो नए सीड्स थे ना, ये नॉर्मल क्रॉप से बहुत ज्यादा पानी मांगते थे। और किसान जो थे उनके पास इरिगेशन का सबसे आसान तरीका क्या था? ग्राउंड वाटर से पानी निकालो। अब हुआ ये कि ग्राउंड वाटर को कंटिन्यूअसली पंप किया जाने लगा, और क्योंकि कई जगहों पर तो बिजली भी फ्री थी, लोगों ने और भी ज्यादा पंपिंग शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, हाई प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, प्लास्टिसाइड्स का यूज भी होने लगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से पहले ही निकाल लिया गया और धीरे धीरे वाटर टेबल नीचे जाती गई। और पंजाब के कई एरियाज में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि उसे निकालना पहले से काफी ज्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हो गया है। और जो केमिकल्स अब फील्ड में यूज हो रहे थे ना, वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिक्स होने लगे। यानी कि जिस ग्राउंड वाटर को पीने के लिए यूज करना था, वही पॉल्यूटेड। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? भाई इसके कुछ सिंपल सॉल्यूशन हमें बताए गए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पुराने पॉन्ड्स और टैंक्स को रिवाइव करना, वाटर को वेस्ट ना करना, यूज वाटर को ट्रीट करके दोबारा यूज करना, और फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह नेचुरल मेथड्स को प्रमोट करना। यानी कि नेचर से सिर्फ लेना ही नहीं है, उसे वापस भी देना है। और इसी बात को प्रूव करता है चैप्टर का अगला एग्जांपल, सिक्किम। दोस्तों अब सोचो, एक किसान है जिसका नाम है पेमा। कई सालों तक उसके फैमिली फार्म में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होते रहे। शुरू में प्रोडक्शन अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी एकदम कम होने लगी। हर साल और ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ता था, खर्चा बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा था। तब सिक्किम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का। उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। अब सोचो, इतना बड़ा चेंज एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था। शुरू के कुछ सालों में पेमा के फार्म की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, और यही वजह है कि बहुत लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू करने से डरते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, सॉइल धीरे धीरे हेल्दी होने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह कंपोस्ट यूज होने लगा, नीम और गार्लिक से नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स बनाए गए, एक ही क्रॉप उगाने की जगह मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो की गई, और लगभग 5 साल बाद सॉइल पहले से बहुत ज्यादा फर्टाइल हो गई। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और बर्ड्स वापस आने लगे, फार्मर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बेटर प्राइसेस मिलने लगे, टूरिज्म भी बढ़ा और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ चुकी थी। सबसे प्राउड मोमेंट तब आया जब 2016 में सिक्किम इंडिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। अब बात करते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर। अब एक सिंपल सा सवाल ले लो, अगर कोल और पेट्रोलियम एक दिन खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में एनर्जी कहां से? आंसर सिंपल है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी। आज पूरी दुनिया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, और इंडिया भी इस रेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी डायरेक्शन में इंडिया ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट की। इस अलायंस का सिंपल सा गोल है, जिन कंट्रीज के पास साल भर अच्छी सनलाइट मिलती है, वो मिलकर सोलर एनर्जी को प्रमोट करें। अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर के कंक्लूजन की।
तो दोस्तों नेचर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, नेचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस अर्थ के ओनर बनकर नहीं, हम सिर्फ केयर टेकर्स हैं। और अगर हम आज नेचुरल रिसोर्सेज को समझदारी से यूज करेंगे तभी फ्यूचर की जनरेशंस को साफ हवा, फ्रेश पानी, फर्टाइल सॉइल और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। इसी थॉट के साथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज चैप्टर यही होता है कंप्लीट। अब आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, जय हिंद।